चालू है। ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों। तो आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पे। तो आज लास्ट है ये प्रीवियस बीएसएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, आज लास्ट है। उसके बाद हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग यदि बीएसएससी का एग्ज़ाम देना है और हमारे यूट्यूब चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, चूँकि अब हमें सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसको बताने से पहले, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, तो सबका अपना अपना एक स्टेटमेंट होता है। अगर सीनियर स्टूडेंट की बात करें तो उन लोगों का जहन में जो लाइनें चलती है, उन लोगों का जो थाउट होता है, खासकर मैं यदि आप लोगों की बात करूँ, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। अमीर होकर गरीब बनना बहुत आसान होता है। अमीर होकर गरीब बनना बहुत आसान होता है, किंतु गरीब होकर अमीर बनना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि कोई असंभव कार्य हो, और असंभव कार्य करने का मात्र एक ही तरीका होता है, वो होता है कड़ी मेहनत। और कड़ी मेहनत से जिनके अंदर में जोश होता है, जज्बात होता है, जिसके अंदर में डेडिकेशन होता है, जिनका सपना, जो अपने सपने को एक दृढ़ संकल्प बना करके चलते हैं, वही इन चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। जो फॉर्मेलिटी निभाते हैं उनके मन में तो ये बातें चलती है कि तन्हाई में कभी तुम्हें फरियाद कर सकता हूँ, तन्हाइयों में भी कभी तुम्हें फरियाद कर सकता हूँ, हर पल याद आने पर तुम्हें मिल तो नहीं सकता, पर हर पल तुम्हें याद कर सकता हूँ। ये फॉर्मेलिटी निभाने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में ये सब लाइनें चलता है, समझ रहे हैं। तो अगर कोई असंभव कार्य लगे तो समझिए कि उसको अगर आपको करना है तो एक ही तरीका होता है, दुनिया में मात्र एक ही तरीका है उसको कार्य करने का, वो है कड़ी मेहनत। और वो तभी आप कर पाइएगा जब आप अपने सपना को एक दृढ़ संकल्प बना करके आगे बढ़िएगा तब। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज ये एक लास्ट है बीएसएससी का, इसका और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को अब सिलेबस पे आना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और जितनी कंपटीशन बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन बीएसएससी का, जो हमने इस लेवल देखा है, तो आज से अगर 2-3-4 साल पहले का प्रीवियस क्वेश्चन अगर पलट के देखें तो मतलब सिलेबस के अधीन ही सवाल आता था। जो आप एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वहाँ से सवाल अक्सर पूछा गया है। लेकिन आगे जिस तरह से अभी कंपटीशन बढ़ रही है, इस कंपटीशन को देखते हुए, जितना कंपटीशन है और सीट जो सीमित है, तो इतने भीड़ को छांटने के लिए उसे अगर इस सिलेबस में से देगा तो वो छांट नहीं पाएगा। इसलिए वो आउट ऑफ सिलेबस से बहुत सारा सवाल देता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप लोगों के पीछे हमें भी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मुझे सिलेबस जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा सिलेबस है, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडाइवल हो या मॉडर्न हो, वो पूरा कवर कराते हुए बाकी हमें वर्ल्ड हिस्ट्री और प्लस में जो करंट अफेयर है उस पर मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और मेरे साथ साथ आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन का कोई चांसेस बनता है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। आज का ये पहला सवाल है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये 2020 में पूछा गया है, और 2020 में मात्र एक ही दो ऐसा क्वेश्चन है जो इतिहास से उठाया गया है। बाकी ऐसा सवाल है जिसका आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कहाँ से उठाया है। तो ये सवाल है जो आपके इतिहास, जो आपके सिलेबस से है, समझ रहे हैं। तो ये सवाल है, आपका पहला सवाल है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये हुमायूं, आपको मालूम होगा हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था। तो जब चलिए देख लेते हैं कुछ। हुमायूं, इसकी पत्नी थी हामिदा बानो बेगम। इसी को हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी पत्नी ने, हमीदा बानो बेगम ने, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाई थी, दिल्ली में। और इसके मकबरा बनाया कौन था? दिल्ली में। मकबरा बनाया कौन था? तो मकबरा बनाया था मिर्जा गायस। मिर्जा गायस ने मकबरा बनाया था। और ये कहाँ का वास्तुकार था? तो ये ईरान का वास्तुकार था। और हुमायूं के जो मकबरा है, इसके मकबरे को यूनेस्को के धरोहर में भी शामिल किया गया है।
समझ रहे हैं ना। यूनेस्को के धरोहर में हर एक ऐतिहासिक चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है, जो कुछ खास होते हैं उसी चीज़ को शामिल किया जाता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें हुमायूं का एक मकबरा भी है जिसको यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया। कई चीज़ें है तो आज का सवाल था आपका कि हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हमीदा बानो बेगम कौन थी? इसकी पत्नी थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर, चलिए वहाँ तो लिख ही दिए, हमीदा बानो बेगम। आज का बहुत छोटा क्लास चलेगा। मिर्ज़ा गायस, ईरान या फारस यहाँ का ये वास्तुकार था मिर्ज़ा गायस, और इसी ने बनाया था हुमायूं का मकबरा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यूएस ओपन 2020 का जो पुरुष का जो खिताब है वो किसने जीता था? 2020 में जो यूएस ओपन जो ओलंपिक खेल खेली गई थी तो उसको किसने जीता था? तो इसको जीता था यूएस ओपन 2020 का खिताब, 2020 का खिताब इसको जीता था, विजेता था इसका ऑस्ट्रिया। ये मालूम है ये क्या है? ये जो खेलती है, जो सानिया मिर्ज़ा खेलती है, वही गेम, हाँ ये वही गेम है, ये टेनिस गेम विजेता। तो इसमें कौन जीता था 2020 का जो खिताब था? ये ऑस्ट्रिया ने जीता था। और जो उप विजेता रहा है, उप विजेता जर्मनी था, ठीक है। और इसका इस खेल का आयोजन 2020 वाला कहाँ किया गया था? तो ये अमेरिका में किया गया था। मिटा दें? ऑस्ट्रेलिया जर्मनी मालूम है कहाँ पे है? इधर दिख रहा है क्या? तो थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये नॉर्वे, स्वीडन, ये स्पेन, ये इटली, ये है पूरा यूरोप, ये पुर्तगाल। तो ये हो गया स्पेन, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया इटली, ये यहाँ पे हो गया, इसका पड़ोसी हो गया ऑस्ट्रिया। और यही ऑस्ट्रिया है जो इटली को भी परेशान कर रखा था। और इसका ये बगल में है आपका जर्मनी। जर्मनी के पड़ोसी आपको डेनमार्क आ जाएगा, और यही ऑस्ट्रिया के बगल में आपको हंगरी आ जाएगा, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, समझ रहे हैं ना। ये पूरा इधर रसिया आ जाएगा, इधर आपको नॉर्वे आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा, और यहाँ पे है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, समझ रहे हैं ना। यही वजह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने लाख कोशिश किया था उसने कि ब्रिटेन को तबाह कर दे। वजह ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को काफ़ी मतलब बेइज्जती किया गया था। उस समय जो हिटलर था वो सेना में शामिल था, तो उसने अपने देश को बेइज्जती होते हुए देखा था और उसने ठान लिया था कि आगे चल के मतलब इसको तबाह कर देंगे हम ब्रिटेन को। तो जब हिटलर फिर सेनापति बना था तो आसपास पड़ोस के जितने पड़ोसी मुल्क था सबको उसने बर्बाद किया, लेकिन उसका मेन टारगेट था ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन को कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वजह यह था कि अटलांटिक महासागर के बीच में है ये। अब ये अपने सेना को कैसे उतार सकता था बीच पानी में, समुद्र में, समझ रहे हैं। यही वजह था कि ये कुछ नहीं कर पाया था ब्रिटेन को, चाह करके भी हिटलर ने कुछ नहीं कर पाया था। खैर छोड़िए। वांडीवॉस तो ये फ्रांस और ये इसके बीच हुआ था, ये ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये लड़ाई क्यों लड़ी गई थी मालूम है आपको? ये लड़ाई लड़ी गई थी भारत की वजह से,
क्योंकि भारत में दोनों का उपनिवेश था, भारत में दोनों का क्षेत्र था और उस अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए दोनों आपस में लड़ता था। इसलिए तो देख रहे हैं ना, लड़ाई लड़ रहा है विदेशी और नाम किसका दे रहा है? कर्नाटक का युद्ध। समझ रहे हैं? चलिए मिटा दें। तो 2020 का जो यूएस ओपन का जो खिताब था वो किसने जीता था? ये है भाई साहब ऑस्ट्रेलिया और ये है उप विजेता रहा है जर्मनी। ठीक है, मिटा दें। अरे यार, अच्छा इस सवाल क्या था? ठीक, याद हो गया हमको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सवाल हो गया, ये हो गया। अगला सवाल है, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना बनाई है? तो उसके लिए एक योजना बनाई है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब है कि जितने भी हम विदेश से वस्तु खरीदते हैं, कोशिश करें कि हम भी अपना देश में ही वो सभी चीज़ बनाएं, अपना भारत का बना हुआ चीज़ हो। समझ रहे हैं? इसलिए भारत ने एक योजना बनाई थी मेक इन इंडिया। तो देखिएगा, अब ज़्यादातर जो भारत में जो चीज़ बनती है उस पर लिखा होता है मेक इन इंडिया। और ये किस लिए बनाई गई थी? ताकि भारत को विश्व स्तर पर एक बड़ा केंद्र बनाया जाए, व्यापारिक केंद्र बनाया जाए। समझ रहे? तो इसलिए बनाया गया था। तो ये योजना कौन सा था? मेक इन इंडिया। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, आंसर आपका हिंदी में ऑप्शन में रहता है मेक इन इंडिया। ये एक योजना बनाई गई थी और ये बनाई गई थी विश्व स्तर पर भारत को व्यापारिक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से। व्यापारिक केंद्र, ठीक है, ये है मेक इन इंडिया। ये आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया। ये भारत का योजना है। चलिए अगला सवाल है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? इससे पहले नाम सुने हैं इसका? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। अशगाबाद इसकी राजधानी है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ सवाल उठाया है। कोई सोच सकता है कि हम तुर्कमेनिस्तान की राजधानी के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि अब मुझे अंदाज़ा लग गया कि अब हम जब अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो दुनिया के जितने देश है लगभग कोशिश करेंगे कि हम सब देश और उसकी राजधानी आप लोग को याद करा दे विद द हेल्प ऑफ मैप। और इसके अलावा जो मुद्राएँ हैं वहाँ की वो भी याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, मिटा दें? हाँ, खेल भी पूछ देता है। अगला सवाल है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों को आरक्षित किया गया है? याद है? 84 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, SC ST के लिए लोकसभा में 84 सीटें को रिजर्व किया गया है। उस सीट पे सिर्फ SC ST ही चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, हम ST नहीं बोलना चाह रहे थे। और टोटल लोकसभा में कितने सीट हैं? 543, उसमें से 84 सीट आरक्षित है। चलिए अगला है पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है? तो वहाँ हिंदी में लिखा हो, यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं वी आर डिस्प्लेस्ड। ये एक पुस्तक है, इसका लेखक है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ये इनका लेखक है। और मलाला यूसुफजई को भारत का एक लेखक हुए हैं कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में इन दोनों को एक साथ भारत में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी के साथ।
नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए एक लास्ट सवाल है। पुरस्कार में, नोबेल पुरस्कार में ध्यान में नहीं है मुझे, शायद लास्ट सवाल है। जापान का एक बंदरगाह है जिसे कहा जाता है, वो कौन से बंदरगाह है जिसका नाम रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ये सवाल है आपका। जापान का एक बंदरगाह है, जापान का बंदरगाह जिसे रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा बंदरगाह है? अब बताइए, जापान का कितना अपना बंदरगाह होगा? आप पूछ रहा है, एग्ज़ाम है बिहार का एसएससी का, आप पूछ रहा है कहाँ जापान के देश के बारे में पूछ रहा है। उसका कोई संबंध है? यहाँ का जो कोई भी एसएससी निकाल के जो अधिकारी बनेगा वो जापान का जानने के बाद उसको क्या करेगा? यहाँ बिहार में कहाँ कहाँ सवाल उठाता है। तो इसका एक बंदरगाह है याकोहोम, याकोहोम पोर्ट बंदरगाह, पोर्ट बंदरगाह। ये एक बंदरगाह है जिसे रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेशम बंदरगाह कहा जाता है। चलिए कल से आप लोग का सिलेबस चलेगा धुआंधार, तो क्लास एकदम गैपिंग नहीं कीजिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। और कल हम लोग मोहम्मद गौरी के आक्रमण से शुरू करेंगे और मॉडर्न लगभग पूरा ख़त्म कर देंगे। और एंशिएंट आप लोग कुछ पढ़ ही चुके हैं, बाकी सिर्फ आप लोग को बच जाएगा उत्तर मौर्यकाल और गौतम बुद्ध के बारे में एक दो टॉपिक बच जाएगा, वो तो कभी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो उत्तर मौर्यकाल बच जाएगा, मौर्यकाल तक। और मौर्यकाल तो अभी नहीं पढ़ाए थे ना, मौर्यकाल नहीं पढ़ाए थे, मौर्यकाल नहीं पढ़ाए थे, तो मौर्यकाल और उत्तर मौर्यकाल वो पढ़ा देंगे साथ में। वहाँ से चूँकि सवाल कम आता है, तो हम ज़्यादातर सवाल आता है आपको मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर के और आधुनिक भारत, वहाँ तक का सवाल जो है तो खींच देंगे फटाफट। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द खींच दें, क्योंकि फिर हमें साइंस का भी क्वेश्चन करवाना है और उसका कुछ बायोलॉजी और का केमिस्ट्री का। चलिए क्लास ओवर कर दीजिए।